मेन एम्प्लॉइज एंड सिंगल मेल एम्प्लॉइज, ये ध्यान रखना है, सिंगल मेल एम्प्लॉइज हैविंग माइनर चिल्ड्रन may be granted child care leave by an authority competent to grant leave for a maximum period of 730 days during their entire service for taking care of up to two eldest surviving children, whether for rearing or to look after any of their needs like examination, sickness, etc. तो वुमेन एम्प्लॉय को और सिंगल मेल एम्प्लॉय जो है उन दोनों को माइनर चिल्ड्रन के लिए मिलती है, माइनर मीन्स बिलो 18 ईयर्स, और जो एल्डेस्ट दो सर्वाइविंग चिल्ड्रन है उन्हीं के लिए मिलती है मैक्सिमम 730 डेज की। उसके बच्चों के लुक आफ्टर के लिए या एग्जामिनेशन हो या बीमार हो उस केस में मैक्सिमम 730 डेज की इंटायर सर्विस में सीसीएल मिलती है। देन कंडीशन क्या क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। सीसीएल रिक्वायर प्रियर सैंक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम सीसीएल की बात करेंगे तो सैंक्शन प्रियर होनी चाहिए, पहले सैंक्शन करवानी पड़ेगी। चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड मीन्स child below the age of 18 years. In respect of a child with a minimum disability of 40%, it is permitted to for offspring of any age subject to submission of certificates. अगर बच्चा डिसेबिलिटी का है, 40% मिनिमम डिसेबिलिटी का है, तो उसमें एज नहीं देखी जाएगी, अदरवाइज एज 18 ईयर्स से बिलो होना चाहिए। सिंगल मेल गवर्नमेंट जो है वो अनमेरिड हो सकता है, विडो हो सकता है, डाइवर्सी हो सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा। सीसीएल मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर। 3 स्पेल से ज्यादा एक कैलेंडर ईयर में नहीं दी जा सकती। इन द केस ऑफ ए सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सिंगल है तो उसका जो है वो 6 स्पेल तक दिया जा सकता है। आज भी 29 not ordinarily to be granted during the probation period except during certain extreme situations where the leave sanctioning authority is satisfied with the need and a minimal leave is sanctioned। तो प्रोबेशन पीरियड में मोस्टली नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर एक्सट्रीम सिचुएशन है तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ इसके सिचुएशन जो है वो एक्सट्रीम है, तो उसको मिनिमम लेवल पे सैंक्शन की जा सकती है। और जो सीसीएल है वो 5 दिन से कम एट ए टाइम नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट जो कंडीशन है, इंटरवेनिंग हॉलीडेज विल काउंट एज सीसीएल एज इन द केस ऑफ ईएल। इंटरवेनिंग हॉलीडेज जितने भी हैं वो सीसीएल के अंदर जो भी आएंगे वो सारे काउंट होंगे ईएल की तरह। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सीसीएल सैलरी शैल बी पेड 100% फॉर फर्स्ट 365 डेज एंड एट 80% फॉर द नेक्स्ट 365 डेज। तो पहले 365 दिन के लिए 100% सैलरी मिलेगी और अगले 365 दिन के लिए 80% मिलेगी। सीसीएल में बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड, किसी भी प्रकार की लीव के साथ सीसीएल कंबाइन की जा सकती है। लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग 60 डेज एंड लीव नॉट ड्यू may be allowed for the third year in continuation of CCL without production of medical certificate। थर्ड ईयर इसलिए बोला क्योंकि 730 डेज की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम 2 साल सीसीएल होगा। इसके अलावा अगर कम्यूटेड लीव ले रहे हैं नॉट मोर देन 60 डेज या एलएनडी ले रहे हैं तो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के फॉर्म में कंटिन्यूशन में 3rd साल के लिए भी दी जा सकती है। सीसीएल शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगी। एलटीसी के ड्यूरिंग भी अवेल किया जा सकता है। An employee on CCL may be permitted to leave headquarters with prior approval of the competent authority। अगर एम्प्लॉय जो सीसीएल पे है हेडक्वार्टर लीव करना चाह रहा है तो वो प्रियर अप्रूवल के साथ हेडक्वार्टर लीव कर सकता है। एम्प्लॉयज में आल्सो प्रोसीड ऑन फॉरेन ट्रेवल विद क्लियरेंस फ्रॉम अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन एडवांस। अगर एम्प्लॉय फॉरेन का ट्रेवल करना चाह रहा है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एडवांस में इस चीज के लिए क्लियरेंस लेना होगा। नेक्स्ट कंडीशन इज CCL is also admissible to civilian female industrial employees working in डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ये डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के लिए है तो इसको अगर हम नहीं देखें तो भी चलेगा। CCL is also admissible to civilian female industrial employees of the central government at par with the civilian female industrial employees of defense establishment with effect from 1/9/2018।
स्टेट। तो डिफेंस, ये सैलरी वाला थोड़ा बताएंगे क्या, मतलब कि ड्यूरिंग सीसीएल जो है सैलरी पहले साल में कितना % है? 100%, 90? 100। अच्छा अच्छा। और फर्स्ट ईयर सेकेंड मतलब ईयर जो होगा? 365 डेज में 100 और नेक्स्ट 365 में 80%, 80। अच्छा। और सर ये अलाउंसेस वगैरह ये तो सारी मिलेंगी ना? हाँ, टीपीटी के अलावा बाकी तो मिलेंगे। उसमें तो वो अच्छा मतलब कैलेंडर मंथ में अगर एक दिन भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो वो नहीं मिलेगा ना। अच्छा, टीए को छोड़ के। चलिए आगे। नेक्स्ट लीव है वर्क, इस थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक इसमें, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव है। वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, जिसको रिल बोलते हैं। पहले ये जो हॉस्पिटल लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, सिक लीव, इन सबको सम करके एक नई लीव बना दी, WRIIL, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। ये 11 दिसंबर 2018 से इफेक्ट में आई है। अथॉरिटी competent to grant leave may grant work related illness and injury leave to a government servant, whether permanent or temporary, who suffers illness or injury that is attributable to or aggravated in the performance of her or his official duties or in consequence of her or his official position, subject to the provision contained in sub rule 1 of rule 19 of this rule. तो अगर उस केस में उसको कुछ बीमारी हो जाती है या कुछ इंजरी हो जाती है, तो उस केस में ये जो रिल लीव है वो मिलेगी। कब कब कैसे कैसे मिलेगी? फर्स्ट कंडीशन ये है कि फुल पे अलाउंस मिलेगा ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिल। जब तक एम्प्लॉय हॉस्पिटल में है तब तक उसको फुल पे अलाउंस मिलेगा इस छुट्टी के साथ। बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होता है तो उसके बाद क्या होगा? फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा 6 मंथ तक इमीडिएटली आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, और आगे की जो 12 मंथ है उसमें हाफ पे मिलेगा। तो 6 महीने तो कंटिन्यूशन में फुल पेमेंट मिलेगा, और नेक्स्ट 12 मंथ के लिए हाफ पेमेंट मिलेगा। थर्ड इज इन द केस ऑफ पर्सन्स ऑफ whom the Workmen Compensation Act 1923 applies, the amount of leave salary payable under RIL shall be reduced by the amount of compensation payable under the act। अगर जो एम्प्लॉय है वो इस एक्ट, वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट के तहत अप्लाई कर रखा है उसने, और उससे जो भी अमाउंट मिलेगा वो सैलरी से रिड्यूस कर दिया जाएगा। जितना भी अमाउंट उसको मिलेगा उसको उसका उस सैलरी से रिड्यूस कर दिया जाएगा। नो EL और हाफ HPL will be credited during the period that the employee in is on RIL। अगर एम्प्लॉय रिल लीव पे है तो उस केस में EL और HPL क्रेडिट नहीं होगी उस पीरियड के दौरान। नेक्स्ट जो है स्पेशल लीव कनेक्टेड विद इंक्वायरी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा और हम इसको कर लेते हैं। लीव अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 90 days shall be granted to an aggravated female government servant during the period of pendency of inquiry on the recommendation of the internal committee or local committee। तो जो एग्रीवेटेड फीमेल है उसको इंक्वायरी के टाइम, जब इंक्वायरी चल रही होती है, उस केस में अगर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी रिकमेंड करती है तो उसको 90 डेज की, मैक्सिमम 90 डेज की लीव दी जा सकती है। पर ध्यान ये रखना कि रिकमेंडेशन होना चाहिए कमेटी का, इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी जो भी इंक्वायरी कर रही है उसका रिकमेंडेशन जरूरी है। तो उस केस में मैक्सिमम 90 डेज की लीव दी जा सकती है, और ये लीव उसके अकाउंट से डेबिट नहीं होगी। ये भी अच्छा टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टडी लीव की जब हम बात करेंगे तो ये अगर आपका 5 ईयर्स का सर्विस है तभी ग्रांट होगी, लेस देन 5 ईयर की सर्विस में ग्रांट नहीं होगी। और किसके लिए होगी? इसके लिए स्पेशल कोर्स कंसिस्टिंग ऑफ हायर स्टडीज और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन ए प्रोफेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट
having a direct and close connection with the sphere of his duties, or being capable of widening his mind in a manner likely to improve his ability as a civil servant. तो अगर वो हायर स्टडीज के लिए कोई कोर्स के लिए जा रहे हैं, या किसी स्पेशलाइज ट्रेनिंग में प्रोफेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए, या फिर जो डायरेक्ट एंड क्लोज कनेक्शन हो अपने जो जो भी आप ड्यूटीज में जिस ड्यूटीज में उससे रिलेटेड, अगर उसका डायरेक्ट या क्लोज कनेक्शन है जिससे आपका प्रोफेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, तो उस केस में आपको स्टडी लीव मिल सकती है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट शेड्यूल में जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, कंट्रोल एंड ऑडिट सीएजी जिसको हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा स्टडी लीव का। नेक्स्ट, कोर्स जो है वो कैसा होना चाहिए? कोर्स शुड बी सर्टिफाइड टू बी ऑफ डेफिनेट एडवांटेज टू गवर्नमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जो आप कोर्स कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के एडवांटेज पे होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट पे, मीन्स सरकार के भले के लिए होना चाहिए। यानी कि हम अपना खुद के लिए कुछ कोर्स कर रहे हैं जिसका आपकी ड्यूटी में कोई यूज ना हो, तो उस केस में नहीं मिलेगी। तो डेफिनेट एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, तभी आपको ये स्टडी लीव मिलेगी। नेक्स्ट इज द पर्टिकुलर स्टडी और स्टडी टूर शुड बी अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। जो भी आप जिसका भी स्टडी करें उसका स्टडी टूर प्लान आपको बना के देना पड़ेगा पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और फिर अथॉरिटी अप्रूव करेगी, उसके बाद लीव ग्रांट होगी। Then the official on his return should submit a full report on the work done during study leave. स्टडी लीव के दौरान जो भी वर्क किया है उसकी एक फुल रिपोर्ट बना के ऑफिशियल को अथॉरिटी को सबमिट करवानी होगी कि हमने ये वर्क किया है, इस पे हमने प्रोजेक्ट किया, जो भी किया है, तो उसका फुल रिपोर्ट बना के सबमिट करना होगा। नोट ग्रांटेड, किसको ग्रांट नहीं होगी, किस केस में ग्रांट नहीं होगी? यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फॉर स्टडीज आउट ऑफ इंडिया, अगर ऐसा कोर्स आप कर रहे हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है और उसके लिए आप आउट ऑफ इंडिया उस कोर्स को करना चाहते हैं, तो आपको ग्रांट नहीं होगी। कोर्स इंडिया में है, एग्जिस्ट कर रहा है वो स्टडी, और आप बाहर से कोर्स करना चाहते हैं तो वो नहीं होगी। टू एन ऑफिशियल ड्यू टू रिटायर विद इन 3 years, अगर ऑफिशियल का रिटायरमेंट 3 साल के अंदर है। 5 year इन केस ऑफ CHS ऑफिसर्स, सेंट्रल हेल्थ सर्विस के ऑफिसर्स हैं उनके लिए 5 years है। इस केस में उनको स्टडी लीव ग्रांट नहीं होगी। CHS के केस में रिटायरमेंट के 5 साल हों और नॉर्मल केस में रिटायरमेंट के 3 साल हों, नहीं होगी। CHS ऑफिसर जो उनको 36 मंथ का स्टडी लीव मिलता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। थर्ड केस है, टू द सेम ऑफिशियल विद सच फ्रीक्वेंसी एज टू रिमूव हिम फ्रॉम contact with his regular work or cause career difficulties owing to his absence on leave। मतलब अगर उसको स्टडी लीव दे दी जाती है किसी को, तो उससे उसको छुट्टी देने पर जो वर्क है, रेगुलर वर्क है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा हो, फ्रीक्वेंसी एज टू रिमूव हिम फ्रॉम कांटेक्ट विद हिज रेगुलर वर्क, उसके रेगुलर वर्क की जो फ्रीक्वेंसी उससे रिमूव हो रहा हो, तो उस पे कुछ उसकी एब्सेंस से उस काम को करने में डिफिकल्टीज आ रही हो, उस केस में भी अथॉरिटी मना कर सकती है स्टडी लीव के लिए। ये 3 केस है, इन तीनों केस में स्टडी लीव ग्रांटेड नहीं होगी। इन तीनों केस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से इसको समझना। नेक्स्ट 7th केस जो है, द ऑफिशियल शुड हैव सैटिस्फैक्टरी कंप्लीटेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन एंड रेंडर्ड नॉट लेस देन 5 years ऑफ रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। जो
ऑफिशियल है उसका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए सेटिस्फैक्टरीली, और उस प्रोबेशन पीरियड को मिला के 5 साल की सर्विस कम से कम होनी चाहिए स्टडी लीव के लिए। At this maximum period is 36 months for CHS officers and 24 months for others in the entire service and may be granted at stress or in different spells. जो CHS ऑफिसर्स है, सेंट्रल हेल्थ सर्विस के ऑफिसर्स हैं, उनको मैक्सिमम 36 मंथ की स्टडी लीव मिल सकती है और अदर्स के लिए 24 मंथ्स की स्टडी लीव मिल सकती है इंटायर सर्विस में। और इस पीरियड को आप एक स्ट्रेस में भी ले सकते हैं या फिर डिफरेंट स्पेल्स में भी ले सकते हैं। This will not be debited to the leave account. Leave account से डेबिट नहीं होगी. It may be combined with any other leave due, but the maximum period of continuous absence, including vacation, if any, excluding EOL, should not exceed 28 months generally and 36 months for study leading to PhD degree. यहाँ इस लाइन में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है। सारी छुट्टियां मिला के मीन स्टडी लीव और आप एनी अदर टाइप की जो भी लीव ले रहे हैं ईओएल को छोड़ के ध्यान रखना है। वेकेशन भी इंक्लूड हो सकता है और कोई भी एब्सेंस मैक्सिमम पीरियड जो भी है उनको मिला के मैक्सिमम 28 मंथ हो सकता है, क्योंकि 24 मंथ तो स्टडी लीव मिल रही है, उसके अलावा आप और 4 महीने तक ले सकते हैं। अगर आप पीएचडी का डिग्री ले रहे हैं तो उसमें 36 मंथ हो सकता है। सारी छुट्टियां मिला के 36 महीने हो सकते हैं पीएचडी के केस में, और नॉर्मल केस में 28 मंथ्स हो सकते हैं। 10th जो है, रिक्वेस्टेड बॉन्ड्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय द ऑफिशियल। जब स्टडी लीव पे जाते हैं तो आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, जो भी फॉर्मेट में बना हुआ है, जिस फॉर्मेट में गवर्नमेंट ने बना रखा है उस फॉर्मेट में बॉन्ड आपसे भरवाया जाएगा, जो भी कंडीशंस अप्लाई होगी। Before grant of leave outside India, the finance ministry's agreement for the release of foreign exchange is necessary. यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब आप आउटसाइड इंडिया जाने के लिए स्टडी लीव ले रहे हैं तो कहाँ से एग्रीमेंट आपको रिलीज करवाना है। तो फिनांस मिनिस्ट्री का जो एग्रीमेंट है वो फॉरेन एक्सचेंज, फिनांस मिनिस्ट्री याद रखना है, एग्रीमेंट फॉर द रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज नेसेसरी। आउटसाइड इंडिया के लिए ये एग्रीमेंट जरूरी है। तो आउट ऑफ द स्टडी लीव द ऑफिशियल शुड रिज्यूम ड्यूटी एट द कंक्लूजन ऑफ द कोर्स और द एक्सेस पीरियड मे बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी लीव with the leave sanctioning authorities clear approval. Course falls short of the study leave. The official should resume duty at the conclusion of the course. अगर छुट्टियां कम पड़ रही है तो ऑफिशियल जो है कोर्स के कंक्लूजन पे ड्यूटी को ज्वाइन करेगा, और जो एक्सेस पीरियड है वो ऑर्डिनरी लीव के फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा, और उसके लिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी से प्रियर अप्रूवल लेना जरूरी है। आउटसाइड इंडिया कह रहा है कि पे लास्ट ड्रान प्लस डीए एंड एचआरए। लास्ट ड्रान पे होगा, उसमें डीए इंक्लूड होगा और एचआरए इंक्लूड होगा। इन इंडिया लिखा है कि लीव सैलरी विल बी इक्वल टू पे लास्ट ड्रान प्लस डीए एंड एचआरए। तो दोनों का मुझे तो सेम से बताइए। यादव सर, जो एचआरए मिलेगा ये उसको उसके मुख्यालय के हिसाब से हाँ मिलेगा हाँ, दोनों हेडक्वार्टर के साथ, इसमें बिल्कुल आउटसाइड बिल्कुल। इंडिया और इनसाइड इंडिया, जहां पर मतलब उसकी फैमिली रेजिड कर रही है फैमिली उसमें। नहीं, जहाँ आपका ड्यूटी पॉइंट है ना, ड्यूटी हेडक्वार्टर है, उसी के साथ। हाँ, फैमिली ओके कहीं ओके। रहे, चाहे आपका ड्यूटी हेडक्वार्टर जो भी है उसके हिसाब से जो एचआरए जो भी मिल रहा है वो मिलेगा। allowance is admissible stipend scholarship or remuneration for any part time employment during the period of study leave should be adjusted against the leave salary, subject to the condition that the leave salary will not be less than that admissible during half pay leave. तो जो भी आपको स्टिपेंड मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है या कोई और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट का रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो सारा आपका लीव सैलरी से रिड्यूस कर दिया जाएगा। बट कंडीशन ये रहेगी कि रिड्यूस करने के बाद आपका एचपीएल के टाइम जो सैलरी होती है उससे कम नहीं होना चाहिए।
मान लीजिए स्टिपेंड और ये सब मिला के आपका सैलरी एचपीएल से कम हो रही है तो ये कंडीशन भी बनी रहेगी, एचपीएल के टाइम जो आपको सैलरी मिलती है उससे कम नहीं होना चाहिए, बाकी कम जितना भी स्टिपेंड स्कॉलरशिप मिल रहा है वो कम कर दिया जाएगा। ऑफिशियल ग्रांटेड स्टडी लीव शैल नॉट बी पेड टीए, टीए नहीं मिलेगा। हाँ, अगर प्रेसिडेंट सर साहब अगर उसको सैंक्शन कर देते हैं तो एक्सेप्शनल केसेस में टीए मिल सकता है। तो मोस्टली नॉर्मली नहीं मिलेगा टीए, बट प्रेसिडेंट अगर सैंक्शन कर देते हैं तो टीए मिल सकता है। पोस्ट ऑफ फीस पेड फॉर स्टडी शैल ऑर्डिनरी बी मेट बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी कोर्स कर रहा है स्टडी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसी को फीस पेड करनी होगी। बट इन एक्सेप्शनल केसेस द प्रेसिडेंट मे सैंक्शन द ग्रांट ऑफ सच फीस, प्रेसिडेंट चाहे तो इन एक्सेप्शनल केसेस में फीस ग्रांट की जा सकती है। In no case the cost of fees will be paid if he is in receipt of scholarship or stipend sources, or if he is permitted to receive or retain in addition to his leave salary any remuneration in respect of part time employment। तो वही सेम चीज है कि अगर आपको स्टिपेंड मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट पे आप हैं तो फीस किस आपको मतलब गवर्नमेंट पेड नहीं करेगी, आपको ही करनी है। कुछ फेलोशिप जो ऑफर है बाय द इंस्टीट्यूशन उसके लिए भी स्टडी लीव एलिजिबल है। यहाँ पे 5 जो नाम दे रखे हैं, 5 नेम्स है, इनको भी अपने को याद रखना है, इन पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन इनमें से कोई भी 3 दे देंगे और चौथा दूसरा दे देंगे तो नन ऑफ दीज वाला जो भी ऑप्शन बनेगा या ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, या ए बी सी डी ई दे के 1 2 3 4 5 दे के वैसे भी दे सकते हैं। तो पांचों नाम अपने को याद रखना है। पहला जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फेलोशिप है, देन के बिरला फाउंडेशन, देन आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव, और लास्ट इज लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। ये पांचों नाम अपने को याद होने चाहिए जिसमें फेलोशिप ऑफर्ड होती है और इसमें स्टडी लीव मिलती है। बट कंडीशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो ये है कि स्टडी लीव विल बी ग्रांटेड फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ फेलोशिप, जितने टाइम का फेलोशिप है उस पूरे पीरियड के लिए स्टडी लीव ग्रांट होगी। द ऑफिशियल विल बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स अंडर द फेलोशिप इन एडिशन टू a लीव सैलरी equal to the pay last done and DNS allowances appropriate to the leave salary, no other allowances is admissible। तो अगर फेलोशिप पे है, फेलोशिप प्रोग्राम में अगर लीव पे है तो एडिशन लीव सैलरी मिलेगी, किसके इक्वल मिलेगी, लास्ट ड्रॉन और DNS अलाउंस डीए मिला के। नो अदर अलाउंसेस इज एडमिसिबल इस केस में। Where considered necessary, the official may be allowed to retain the officially allotted residential telephone but must pay the bills for the rental and call charges। अगर आप रेजिडेंशियल होगा उसमें फोन मिलता है तो उसका कॉल चार्ज और रेंटल चार्ज आपको पे करना होगा। रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट आफ्टर स्टडी लीव और नॉट कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, आप स्टडी लीव पे हैं, आपने रिजाइन कर दिया है, रिटायरमेंट ले लिया है या कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है तो आपको सारी फीस सारी सैलरी सारे सब कुछ रिकवर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है पढ़ लेते हैं। एन ऑफिशियल who after availing of study leaves resigns from service or otherwise quits within 3 years after returning to duty or does so without returning to duty at all from study leave or fails to complete the course of study should refund। या तो रेजिग्नेशन कर लेता है या फिर सर्विस को क्विट कर देता है कोर्स कंप्लीट करने के 3 साल के अंदर अंदर, या फिर कोर्स को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो उनको क्या क्या रिफंड करना होगा। फर्स्ट पॉइंट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, स्टडी अलाउंसेस, कॉस्ट ऑफ फीस, टीए एंड अदर एक्सपेंसेस इफ एनी इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट
तो आपको लीव सैलरी जो आपको मिली है, छुट्टियों के टाइम जो सैलरी मिली वो पूरी वापस करनी होगी। स्टडी अलाउंसेस अगर मिला है तो वो करना होगा। फीस अगर गवर्नमेंट ने पे किया है तो वो करनी होगी। टीए अगर आपको मिला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो करना होगा। और अदर एक्सपेंसेस भी अगर कुछ हुए हैं तो वो भी आपको वापस करने होंगे। Second is the actual amount, if any, of the cost incurred by other agencies such as foreign governments, foundations, trust in connection with the course of study, with interest thereon at the prescribed rates. अगर फॉरेन गवर्नमेंट्स या फॉरेन एजेंसीज या फॉरेन फाउंडेशंस या फॉरेन ट्रस्ट जो भी हैं, उनसे अगर कनेक्शन था और वहां से कोई आपको अमाउंट मिली है तो वो एक्चुअल अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको वापस करनी होगी। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में प्रेसिडेंट जो है वो इसको वे आउट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है इन रिकवरीज को। तो प्रेसिडेंट जहां नाम आ जाता है तो वो तो सर्वोपरि है, कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां उस केस में ये रिकवरी नहीं हो सकती अगर प्रेसिडेंट उसको वेव आउट कर देते हैं तो। नेक्स्ट आता है स्टडी लीव टू सीएचएस ऑफिसर्स। तो सीएचएस ऑफिसर्स भी वही सेंट्रल हेल्थ सर्विस वाले हैं। तो अगर ये किसी डिप्लोमा डिग्री के लिए जाते हैं तो उनको भी मिलती है। सीएच ऑफिसर्स विल बी ग्रांटेड permission/study leave for pursuing PG degree diploma DNB courses conducted by the National Board of Examinations। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो डिग्री डिप्लोमा जो भी सीएचएस ऑफिसर्स करते हैं वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से कंडक्टेड होने चाहिए। Though may not be recognized by the government of India at the recommendation of the Medical Council of India, subject to the condition that PG allowances shall be granted only for possession of PG degree, diploma, DNB qualification which are recognized by Medical Council of India। तो जो क्वालिफिकेशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है उसके लिए अगर आप पीजी डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, डीएनबी कोर्सेज कर रहे हैं तो सीएचएस ऑफिसर्स को स्टडी लीव मिल जाती है और वो 36 मंथ की मैक्सिमम मिलती है। तो ये स्टडी लीव कंप्लीट होगी।